नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CRPF का जो पेपर हुआ था SCM का, है ना, उसके यानी हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल जो हेड कांस्टेबल होते हैं उसका जो पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स में कैसे प्रश्न आते हैं और उनको करने का मेथड क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो SCM का जो पेपर होता है मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, ठीक है, कि कितने प्रश्न होते हैं, इसको एग्ज़ाम अप्रोच से कैसे करेंगे, कम समय में कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमें समझने में आ जाएंगी। उसके बाद टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 6 शिफ्ट का सलूशन तो मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन हाँ 1-2 शिफ्ट का मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बेसिस पे बाकी अच्छे प्रश्न जो बचे हैं उनको एक वीडियो में करवा दूँगा। तो चलो पहले प्रश्न पत्र पे आते हैं। 11 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर था। ठीक है, क्वांट के यानी कि मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न आते हैं। ठीक है, गणित के इसमें पहला प्रश्न प्रतिशत से, किससे, परसेंटेज से। ठीक है, अब देखो परसेंटेज का कितना आसान सा सवाल है, अभी पढ़ने में तो हो सकता है टफ लगे। कहा गया विद्यालय में 2800 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 2800, जिसमें 75% विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आपको पता होगा कि A% का मतलब A/100 होता है भिन्न में, तो ऐसे 75% का मतलब 75/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 75/100 अगर हम भिन्न में बदलें तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3/4 होता है। या हम यूँ कहें कि 25% 1/4 होता है तो 75% 3/4 होगा। यानी 2800 विद्यार्थी थे जिसका 3/4 गुना किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब जो भाग लेते हैं कितने परसेंट भाग लेते हैं? 75%। इस 75% का 60% जो है वो लड़के हैं। क्या है? लड़के हैं। और बाकी देखो, किसी भी चीज़, जो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो अगर 75% में से 60% लड़के हैं तो कितने परसेंट लड़कियां हैं? 75%। मान लो ये कोई संख्या है, मान लो इतने का 60% लड़के हैं तो कितने परसेंट लड़कियां होंगी? 100 - 60, यानी 40% क्या हो जाएंगी? लड़कियां। 40% लड़कियां। किसका 40%? 75 का। ठीक है, अब आपसे कहा कि प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। अंतिम दौर में विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी भाग लेंगे? देखो, आप पहले एक चीज़ समझो, भाग लेने वालों में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लड़के जो हैं 60% हो गए, हमें लड़के मिल गए, यानी बॉयज़ मिल गए और ये मिल गई गर्ल्स। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बॉयज़, ये लिख रहे हैं गर्ल्स। अब देखो, बॉयज़ का 35%, सबसे पहले आप क्या काम करो, 75 का 60% निकालो, यानी बॉयज़ की एक्चुअल परसेंटेज निकालो। देखो, जो टोटल भाग लेते हैं उसका, भाग लेने वालों का परसेंटेज, यानी 75 का 60% बॉयज़ है। 75 का आपको बता दूँ, 75 का 10%, यानी 1/10वां हिस्सा 7.5, तो 60% उसका 6 गुना, तो 7.5 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 45, यानी 45% ओवरऑल का बॉयज़ है जो खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और 75 का 40%, यानी कि 30% लड़कियां, यानी भाग लेने वालों में जो 75% भाग लेते हैं उसमें 45%, यानी अगर 100 विद्यार्थी होते तो 75 अगर भाग लेते तो 45 लड़के थे और 30 लड़कियां थी, ये हमें पता चला। अब कहा गया कि जो लड़के भाग लेते हैं उसका 35% क्वालिफाई करते हैं, यानी 45 का 35% क्वालिफाई करते हैं। तो 45 का 35% मतलब 45 गुणे। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझो, देखो 45 का 35% कहने का मतलब, देखो x का y% होता है x × y/100, तो 45 का 35% कितना हो जाएगा? 45 × 35/100। ठीक है, 45 × 35/100, ये बॉयज़ क्वालिफाई हो गए। और 25% लड़कियां, 25% लड़कियां कहने का मतलब 25%, अभी मैंने बताया था 1/4, यानी 30 का 1/4, यानी 7.5% लड़कियां। यानी आप अगर ओवरऑल देखो तो 45 × 35, अब आपको पता होना चाहिए 35 × 40 कितना होता है, या ऐसे कहो 35 × 35 कितना होता है? 1225, और 35 × 10 कितना होता है? 350। तो 1225 में 350 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1575, और 1575 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 15.75 मिल जाएगा। अब 15.75 और 7.5 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 22 × 1 23.5, 23.25, और 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 1/4, यानी 23 सही 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। ये मैंने जब बेसिक से कराया तब ऐसे कराया, अगर बेसिक से ना करवाता तो क्या काम करता? देखो, हमें परसेंटेज पे ऑपरेट करना, हमें नहीं मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हैं। ठीक है, हम क्या काम करते हैं मेरे भाई, हम शुरू करते हैं 75% से। देखो 75% विद्यार्थी ने भाग लिया। ठीक है, भाग लिया, कहा गया उसमें से 35% लड़के थे, तो पहले
60% लड़के थे। जो 75 था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, 60% यानी कि 45, बचा कितना 30। तो ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स। बॉयज़ के 35% क्वालिफाई करते हैं, 45 का 35%, 45 गुणे 35 बटे 100 करेंगे। 45 गुणे 35 अभी हमने निकाला कितना होता है, 45 गुणे 35 करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 35 गुणे 35 धन 35 गुणे 10 यानी कि 1225 और 350 यानी 1575 बटे 100 यानी 15.75 इधर हो गया, और 30 का 25% यानी 7.5 इधर हो गया। तो 15, देखो यहाँ पे देखो, ये भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले, ये बॉयज़ और गर्ल्स का परसेंट है। ये क्वालिफाई करने वाले बॉयज़, क्वालिफाई करने वाले गर्ल्स। यानी अगर 100 टोटल स्टूडेंट्स थे तो 75 ने भाग लिया, जिसमें 45 लड़के और 30 लड़कियाँ थी। 15.75 लड़के क्वालिफाई होते हैं, 7.5 लड़कियाँ, तो टोटल कितना क्वालिफाई किया 23.25। 23.25 कितना परसेंट हुआ, 23.25 बटे 100 गुणे 100 यानी कि 23 सही 1/4%। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। समझ आ गया? बहुत सुंदर। देखो बेसिक से करवाना इजी है मेरे लिए, बेसिक से करवाऊंगा, आपको 5 प्रश्न करवाऊंगा, आप अगले जो 5 प्रश्न है वो खुद से कर लेंगे। बहुत जल्दबाजी में करवाऊंगा तो हो सकता है जो टॉपर से उनको समझ आए, लेकिन जो बेचारे मीडियम बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होगी। देखो किसी माली के पास रोपड़ के लिए कुछ पौधे थे, प्लांटिंग करनी थी, प्लांटेशन करनी थी, कुछ पौधे थे। कहा गया 7, 8, 9 और 12 पंक्तियों में लगाने का प्रयास करता है तो उसके पास हमेशा एक पौधा बच जाता है। देखो कुछ रोटी है आपके पास, हमें नहीं पता कितनी रोटी है, मान लो ये कुछ रोटीज है, हमें नहीं पता, मान लो n रोटीज है। इसमें आप 7-7 रोटी करके बांटते हैं तब भी एक रोटी बच जाती है, 8-8 रोटी करके बांटते हैं तो भी एक रोटी बच जाती है, 9-9 रोटी का सेट लगाते हैं तो भी एक रोटी बच जाती है, और 12-12 का लगाते हैं तो भी एक रोटी बच जाती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 से डिवाइड किया तो भी एक शेषफल आया, 8 से डिवाइड किया n को तो भी एक शेषफल आया, 9 से डिवाइड किया तो भी एक शेषफल आया, और 12 से डिवाइड किया तो भी एक शेषफल। एक रोटी बचने का मतलब कि अगर हम इससे डिवाइड करते हो 7-7 का सेट तो बन जाएगा, कुछ सेट हमें नहीं पता कितने सेट, लेकिन कुछ सेट तो बन जाएंगे, लेकिन एक रोटी फर्जी बच जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से n पौधे थे, 7-7 की पंक्ति में लगाते तो भी एक बच जाता है, 8-8 एक-एक पंक्ति में लगाते तो भी एक बच जाता है, 9-9 एक-एक पंक्ति में लगाते तो भी बच जाता है, और 12-12 एक-एक पंक्ति में लगाते तो भी बच जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो n होगा ना वो 7 से 8 से 9 से 12 से डिवाइड करने पे एक शेषफल देगा। और अगर आपको कहा जाए कि कोई संख्या n है जो x, y, z या x, y, z में आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई संख्या n है जो 2, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पे शेषफल 1 छोड़ती है, तो इसका मतलब हो गया कि n की जो भी वैल्यू है वो 2, 4, 5, 6 के एलसीएम l अगर है एलसीएम +1 के फॉर्म की है, एलसीएम इंटू n, यानी कोई संख्या से गुणा कर दो। देखो अगर l एलसीएम है तो l इंटू n हमेशा कटेगा। देखो अगर इनका सबका एलसीएम l है तो यानी l सबसे कट रहा है, अब l में किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दो यानी ln भी कटेगा, यानी ये ln +1 को 2, 3, 4, 5 किसी से डिवाइड करोगे, या 2, 4, 5, 6 किसी से डिवाइड करोगे, शेषफल हमेशा एक आएगा। क्यों? क्योंकि ln तो पूरा कट जाएगा, एक ही शेषफल है। तो आपको सबसे पहले तो ऐसी संख्या निकालनी है जो 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करने पे एक शेषफल दे। उसके लिए क्या काम करेंगे, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे और प्लस में 1 लगा देंगे। इस प्रकार की संख्या होगी, यानी आपकी जो संख्या होगी, पौधों की संख्या होगी, वो एलसीएम ऑफ 7, 8, 9, 12 इंटू कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है और +1 के फॉर्म की होगी। पेड़ों की संख्या जो होगी वो 7, 8, 9, 12 के एलसीएम इंटू n +1 के फॉर्म की होगी। ठीक है, अब देखो 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको सबसे पहला काम करना है मेरे भाई, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखो 9 और 12 का आपको पड़ता है कि पहाड़ा पढ़ते हो तो 9 का चौके 36 होता है, 12 तिया 36 होता है, यानी इन दोनों का तो हो गया 36। अब आपको पता है कि 7 और 36 में कोई कॉमन नहीं है, तो 7 तो अगर दो संख्याएं हैं दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो उनका एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो 7 और 36 का तो 7 × 36, और 8 और 36 में क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इधर 9 इधर 2, तो जो बचेगा वो 2 लिख देंगे। यानी आपका एलसीएम हो गया 7 × 2 14 × 36, 14 × 36 कितना हो जाएगा, 14 छके 84, 14 तिया 42, 8 50, यानी 504 + 1 के फॉर्म की संख्या होगी, 504 + 1 के फॉर्म की संख्या होगी, 504 × n + 1 के फॉर्म की संख्या होगी। अब आपने कहा देखो पहले ये चेक कर लो कि क्या 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करने पे एक शेषफल छोड़ रहा है, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट जाएगा और एक शेषफल छोड़ा करेगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया,
आपसे कहा कि लेकिन जब मालिक 11 पौधे लगाने का प्रयास करता है तो उसके पास एक भी पौधा नहीं बचता। यानी जो पौधों की संख्या आपने निकाली है ये 11 की पंक्ति बनाए तो कोई पौधा शेष नहीं बचता। कोई पौधा शेष नहीं बचने का मतलब अगर आप 2 से किसी संख्या में डिवाइड करते हो कुछ शेषफल नहीं बचता, इसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है या 2 से पूरा पूरा कटती है। अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचता तो आप क्या कहेंगे कि वो संख्या 5 से कट रही है। सिंपल सी बात। तो अगर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं कोई शेषफल नहीं बचता, यानी कि 11 से डिवाइड करने पे संख्या हमारी पूरी पूरी कट जानी चाहिए। किससे? 11 से। तो 11 से पहाड़ा पढ़ो, पहले इसमें डिवाइड करते हैं। 11 चौको 44, 6 64, 11 पचे 55, यानी यहाँ पे बचेगा 9 n। भागफल तो हो गया 45 n, शेषफल कितना बचा? 9 n और प्लस 1। अब आप देखो अगर ये 9 n प्लस 1 11 से कट जाए ना मेरे भाई तो ये पूरी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। अब 9 n प्लस 1 को 11 से कटने के लिए n बराबर क्या रख सकते हैं? n बराबर 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, नहीं कटेगी। n बराबर 2 रखोगे नहीं कटेगी। n बराबर 3 रखोगे 28 नहीं कटेगी। n बराबर 4 रखोगे 9 चौको 36 1 37 नहीं कटेगी। n बराबर 5 रखोगे 9 बचे 45 1 46 11 से नहीं कटेगी। n बराबर 6 रखोगे 9 छके 54 1 55, यानी n बराबर अगर हम 6 रखते हैं तो 9 n प्लस 1 हमारा कट जा रहा है। अब आपको पता है ये पूरा पहले कट जा रहा था 45 n, जो शेषफल बच रहा था वो भी कट गया। यानी कहने का मतलब अगर शेषफल भी कट गया यानी शेषफल कटने का मतलब कि शेषफल 0 बचा। शेषफल 0 बचा कब? जब n बराबर 6, यानी वो संख्या आपकी हो जाएगी 504 n प्लस 1, या n की वैल्यू 6 रख दोगे तो हो जाएगा 6 गुणे 504 n, यानी कि 3024 और एक 3025 हो जाएगी। समझ आया? यानी वो संख्या आपको अगर निकालनी थी तो 3025 होगी। सबसे पहले क्या काम करेंगे? 7 8 12 कैल्शियम ये ले लिया, ये हमारा आ गया 504। संख्या जो होगी 504 n प्लस 1, क्योंकि शेषफल 1 छोड़ रही है ये इस फॉर्म की होगी। अब n की वैल्यू इसमें 11 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिवाइड जब हमने किया तो भागफल तो 45 n है लेकिन शेषफल 9 n है, यानी हमारी संख्या क्या बनेगी? 9 n प्लस 1 शेषफल छोड़ेगी। अब 9 n प्लस 1 अगर 11 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो n बराबर 6 पे कट रही है, n बराबर 6 रख दिया, आपकी संख्या आ गई। कहा गया पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए। पूर्ण वर्ग प्राप्त, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है? जब उसमें हर संख्या, मान लो कोई संख्या a b c को पूर्ण वर्ग बनाना तो सबके पावर में 2 आना चाहिए, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 588 में किससे गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए? अब 588 को फैक्टराइज करो, यूनिट डिजिट 8 दिखा है, ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 9 294, फिर 2 से काट दो तो 2 से काटोगे यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 से काटोगे तो 2 147 है। 147 किससे कट रहा है? 7 से। 7 से काटोगे तो कितना बचेगा? 21। 21 किससे कट रहा है? 7 से, तो फिर कितना बचेगा? 3। यानी हमारी संख्या बची 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, यानी सबका तो पेयर बन रहा है। 2 का भी पेयर बन गया 2 गुणे 2, 7 का भी पेयर बन गया 7 गुणे 7। हमें किसका पेयर बना लेना है? 3 का। 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 588 में गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या होगी? 3। क्यों 3 से? क्योंकि सबका तो पेयर बन रहा था लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा था। अब इनकी शादी हो गई, इनकी शादी हो गई, तो 3 के साथ क्यों भैया? 3 की भी शादी करवानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? राम और रघु की बात की गई। रा पर आग मात्रा रा और मा राम, रा घा पर छोटा मात्रा घु रघु। राम और रघु के जो वेतन का अनुपात है वो 2:3 है। देखो अगर इनका वेतन 2 है तो इनका वेतन 3 है। रेशियो में बात करें, अनुपात में बात करें, राम का वेतन अगर 2 है तो रघु का वेतन 3 है। अब कहा कि राम का वेतन रघु के वेतन से 4000 कम है। राम का वेतन 2 रेशियो, रघु का वेतन 3 रेशियो, डिफरेंस कितना है? 1 रेशियो। जो एक अनुपात है वो वास्तव में 4000 के बराबर दिया गया, 1:4000 के बराबर। तो रघु का वेतन कितना है? 3 अनुपात, यानी 1 अनुपात अगर 4000 हो 3 अनुपात 12000 हो जाएगा। देखो मेरे भाई, जब ऐसा गुणनखंड करने को आए तो आपको घबराना नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का डायलॉग याद है? आप सभी ने घबराना नहीं है। क्या करना है? देखो a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए x से जूम करो, तो ये क्या लिखा हुआ है? 8x² प्लस 7x और माइनस 7। अब आप देखो ये x में द्विघात बन गया। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड यानी मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप देखो इसका फैक्टर कैसे करेंगे? आप क्या काम करो, x² के गुणांक और कांस्टेंट टर्म यानी कि x² का गुणांक और कांस्टेंट यानी कि अचर की गुणा करो, तो 8 7 56, कितना आया गुणनफल? 56। 56 के 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे घटाना क्यों कहा? घटाने पे क्यों कहा? मैं जोड़ना भी कह सकता था, नहीं, आपने कहा यहाँ पे जो
अचर है यानी कांस्टेंट है उसके पहले साइन क्या लगा माइनस, माइनस मतलब घटाना, यानी 56 के दो ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे कितना आए 10 है। आपको क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक उठाना है और कांस्टेंट दोनों का करना है गुणा, क्या कर दिया गुणा, 8 सते 56 के दो ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे क्यों, क्योंकि 7 के आगे माइनस लगा, प्लस होता तो जोड़ने पे, क्या करना है घटाने पे, 56 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे क्या आए 10, 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा, 14 चौको 56, 14 माइनस 4 यानी हमारा हो गया 14 और 4। अब देखो 8x स्क्वायर प्लस, अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, साइन क्या है प्लस, तो जो साइन होगा वो बड़े वाले के साथ और जो साइन नहीं होगा वो छोटे वाले के साथ, यानी इसको हम लिख लेंगे 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4x माइनस 7 लिख सकते हैं। पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, बीच वाला मिटा दूं, बोलो क्लियर है, उतार लिया इतना, चलो बहुत सुंदर। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉमन, क्या ले रहा हूँ कॉमन, क्या ले रहा हूँ कॉमन, कॉमन क्यों ले रहा हूँ, देखो अगर हम पहले दोनों टर्म्स में बात करें तो 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 7, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस, क्या 2x कॉमन लिया तो 4x प्लस 7, इसमें क्या कॉमन लिया -1, क्या बचा 4x प्लस 7। अब दोनों जगह देखो ब्रेकेट कॉमन है, तो ब्रेकेट यानी 4x प्लस 7 दोनों में आ रहा है, तो 4x प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1 यानी 2x माइनस, और x हमने माना किसको था मेरे भाई a प्लस बी को, तो वैल्यू रख दो, तो हो गया 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी यानी 4a प्लस 4b प्लस 7, एक ब्रेकेट, दूसरे ब्रेकेट की वैल्यू क्या मिली 2x माइनस 1 यानी 2a प्लस 2b माइनस 1, हमारा गुणांक आ गया, गुणनखंड आ गया, बिल्कुल आ गया, गुणनखंड आ गया, बिल्कुल आ गया, समझ आया। तो आपको थोड़ी देर के लिए मानना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको भी समझ आ गया होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे कहा गया पहले वर्ष के लिए दर 30%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, तो 4500 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर मान लो कि चक्रवृद्धि ब्याज x% है, तो अगर पहले साल की बात करेंगे, पहले साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, अब दूसरे साल भी अगर साधारण ब्याज होता तो x ही मिलता। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि भैया हम ब्याज पे ब्याज लेते हैं, यानी x पहले साल के लिए, x दूसरे साल के लिए, और पहले साल के x का भी x% ब्याज लिया, यानी इस x का भी x% लिया, यानी x स्क्वायर बाई 100% और लेगा ब्याज, तब जाके यह चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। समझ आया, यानी हमने कहा पहले साल 30x होता है, दूसरे साल भी x, तो x इंटू एक्स मतलब सॉरी x इधर मिलता है, x इधर मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज, यानी अगर 30% पहले साल है, दूसरे साल 40% है, तो आप कहेंगे पहले साल 30 मिल गया ठीक है, दूसरे साल 40 मिला ठीक है, लेकिन ये जो 40 होगा वो पहले साल के ब्याज पे भी पड़ेगा, यानी इस 30% का 40% भी ब्याज मिलेगा, यानी पहले साल का जो ब्याज दर थी उस पर भी ब्याज, कितना ब्याज जो दूसरे साल की दर है 30% का 40%, 30% का 40%। आप एक चीज़ बताओ 30 का 40, अगर परसेंट भूल जाओ 30 का 10% कितना होता है 3, 40% कितना होगा 4 गुना 12%, यानी टोटल ब्याज कितना पड़ेगा 30%, 40%, 12%, 30 40 70 12 82%। अब देखो 45,000 का अगर हम बात करें 10% कितना होता है, या 45,000 का 20% कितना होगा, 20% यानी 5वां हिस्सा, 20% हो जाएगा 900, 20% अगर 900 है तो 80% 3600 हो जाएगा। इसका 20% का मतलब होता है 1/5, यहाँ पे लिख लेना 20% कितना होता है 1/5, तो हमें 80% पे आना है। 20% अगर सही 20% 1/5 यानी 20% अगर 900 है तो 80% कितना हो गया 3600, क्योंकि 4 गुना। अरे देखो 20% कितना है 900, तो 80% कितना हो गया 3600, और अगर 20% 900 है तो 2% कितना हो जाएगा 90, यानी 2% और जोड़ दो, 90 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3690। बोलो क्लियर है, सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर। इसको यहीं पे छोड़ें, चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नहीं देख ही लेते हैं ठीक है। P किसी कार्य का 3/5 भाग, हम लिखते हैं P किसी कार्य का समय और कार्य का काम है 3/5 कार्य, 12 सही 3/5 दिन। देखो भिन्न का मतलब 12 सही 3/5 यानी 5 गुणे 12 धन 3, यानी कि 12 5 60, 12 पंचे 60 और 3 63/5 दिन। 3/5 काम 63/5 दिन में, यानी 3 काम 63 दिन। अरे 3/5 हिस्सा अगर 63/5 दिन में करता है तो हम कह सकते हैं 3 हिस्सा, अरे 3 गुना कितने दिन में करें, अगर हम कहें किसी कार्य का 3/5 हिस्सा 63/5 दिन में, तो हम कह सकते हैं ऐसे ना काटो नहीं तो आपको कन्फ्यूज, 3/5 हिस्सा 63 दिन, यानी 1/5 हिस्सा 21/5 दिन में, यानी पूरा हिस्सा कितने दिन में करेगा 21 दिन में, यानी P कार्य का
पूरा कार्य 21 दिन में करता है। क्यू उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 42। अब कहा गया पी और क्यू अगर बारी बारी से काम करे तो कितने दिन में खत्म? बारी बारी से कहने का मतलब मेरे भाई कि पहले दिन पी जाएगा, दूसरे दिन क्यू, फिर तीसरे दिन पी जाएगा, चौथे दिन क्यू, फिर पाँचवें दिन पी जाएगा, फिर छठे दिन क्यू। ठीक है, ये प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद मुझे नींद आ रही है। देखो 21 और 42 इनके दिनों का वो क्या ले लो? एलसीएम। 21 से 42 कट रहा है, नहीं कट रहा? आपने कहा 21 दूना 42। अगर दो संख्याएं दी गई हों और एक संख्या से दूसरी संख्या कट रही हो तो जो संख्या बड़ी वाली होगी वो लघुत्तम हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी, और जो छोटी वाली संख्या होगी वो एलसीएम। हमें लघुत्तम की बात की गई तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। हम मान लेते हैं 42 यूनिट टोटल कार्य था। 21 दिन में 42 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट। 42 दिन में 42 यूनिट का काम करते हैं, यानी एक दिन में 1 यूनिट। अब पहले दिन कौन गया? ये 2 यूनिट करके। दूसरे दिन ये कौन गया? यानी पहले दिन पी जाएगा, पी गया 2 यूनिट कराया। दूसरे दिन क्यों गया? 1 दिन। तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी हमारा कहें 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में 3 यूनिट काम हो, पहले दिन 2 यूनिट, दूसरे दिन 1 यूनिट, यानी 2 दिन में हमारा 3 यूनिट काम हो रहा है। हमें कितना काम करवाना है? 42 यूनिट, यानी कितना गुना? 14 गुना। तो दिन कितना लगेगा? 14 गुना। 14 दूना 28, यानी कितने दिन लगेंगे? 28 दिन। क्लियर हो गया मेरे भाई? बहुत सुंदर। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, अदरवाइज आप जाएंगे ऊब। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को जितना हो पाए लाइक